हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज जो है हमारी अर्थव्यवस्था में लेसन नेम है राज्य और राष्ट्र की आय, लेसन 2। इसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 10 2025 के मैट्रिक में पूछने वाला है। और इसका एक लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर है हम लोग पूरा करवा दिया। आप लोग वो हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। कोई डाउट हुआ हो तो हमारे चैनल पे आके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट जो भी डिस्कशन हो आप हम आपसे कह सकें, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। या आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आप वहाँ हमसे पर्सनली जुड़ के अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि आय से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं। शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है वो पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी। मतलब कहने का इसका ये है कि शारीरिक अथवा मानसिक कार्य, मतलब शरीर से जो हम लोग वर्क करते हैं और मानसिक कार्य से जो काम करते हैं उसके फलस्वरूप में कोई भी व्यक्ति को पारिश्रमिक मिलता है। मतलब उसके जो मेहनती मिलता है, जो मेहनत करता है उसके बदले में जो मिलता है उसके वो पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। मतलब जो शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बाद उसे जो पैसा मिलता है, ये जो पैसा मिलता है, सॉरी, तो उसे हम आय कहते हैं। ठीक है। और व्यक्ति को प्राप्त वाला मौद्रिक रूप से अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति को जो प्राप्त होता है पारिश्रमिक के बाद, या तो पैसा होता है या कुछ वस्तु होता है, हम उसे आय कह सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझना है। मतलब यहाँ सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हमको समझना है। ओके, चलिए उत्तर देखते हैं इसका। एक देश की सीमा के अंदर, मतलब मान के चलिए हमारे भारत देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि पार 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता। मतलब कोई भी देश की एक सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय, मतलब एक जो समय है, मान के चलिए 6 मंथ है, 7 मंथ है, जो भी हो, उसके 1 वर्ष के अंदर उत्पादित जितना भी उत्पादन वाले सामान है और वस्तुएं हैं, वो सब सेवाओं को कुल बाजार या मौद्रिक रूप से, मतलब देश में उसका मौद्रिक रूप मूल्य क्या है, उस कितना बिका, वो सब उसके सकल घरेलू उत्पाद में कहा जाता है। ओके, चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये 10th एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और आय से क्या समझते हैं, ये 3 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, जो कि 10th में पूछता है। और आगे भी देखते हैं कौन क्वेश्चन है। ये 3 जो है ये VVI है, आप लोग कर सकते हैं, ये पूछता है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कर, मतलब अगर आपको प्रति व्यक्ति आय किसी देश के एक व्यक्ति का आय निकालना है, आप सबसे पहले राष्ट्रीय आय, मतलब आप भारत के हैं तो भारत का लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं राष्ट्रीय आय, और उसके बाद देश की कुल जनसंख्या। ओके, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ थोड़ा जगह ही हो गया, प्रति व्यक्ति आय।
ओके, उसके बाद हम यहाँ राष्ट्रीय आय लिखेंगे, फिर जनसंख्या देंगे, उसके बाद इसका भागफल कर लेंगे, मतलब जो भी राष्ट्रीय आय है, मान के चलिए जितना हम एक एग्जाम्पल 40,000 है तो उसका जनसंख्या कितना है 2,000 है, उसके बाद भागफल देंगे, जो डिवाइडेड करेंगे उसके बाद जो भागफल आएगा वो हमारा प्रति व्यक्ति आय होगा, इसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ओके, ऐसा आप लोग बुक में भी देख सकते हैं जो दिया हुआ है हमारा, और उसमें तो अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है। ओके, चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई? चलिए तो समझते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना कब कब हुआ था और किनके द्वारा हुई थी? चलिए ये भी हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था उस समय, लेकिन भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कब, तो 1868 में कौन लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑब्जेक्टिव में पूछा, और उन्होंने अपनी पुस्तक पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी की बुक जो है वो भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो पोएट्री एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया था। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया था उस समय। ठीक है, चलिए हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय इनकम की गणना होती है, गिना जाता है, वो किस संस्था के द्वारा होती है। ओके, तो चलिए उत्तर हम समझते हैं। तो देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसको निर्धारित करने वाली संस्था जो है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना, मतलब जब भी एक देश का या भारत में नेशनल इनकम गिना जाता है, गणना किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसका वर्णन करना है। चलिए हम समझते हैं। ओके, राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आधार पर ही कोई विश्व के विभिन्न देश, मतलब वर्ल्ड में कोई भी देश राष्ट्रीय आय के आधार पर ही उसका डेवलपमेंट या विकास, विकसित, विकासशील या आधा विकास या अर्ध विकसित या राष्ट्रों की श्रेणी में हम मूल्यांकन करते हैं। ओके, यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सर्वमान, मतलब कि राष्ट्रीय आय जो है वो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सर्वमान्य, चलिए आगे जानते हैं, सर्वमान्य माप है। ओके, फिर भी हम व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम गणना कैसे करें, लेकिन राष्ट्रीय इनकम का गणना करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है जिसमें सामना करना पड़ता है, जो करता है और जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करें। चलिए हम जितना जो कठिनाइयाँ वो पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले है पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। ओके,
मतलब जो राष्ट्रीय इनकम का जो आंकड़ा है उसको एकत्र करने में कठिनाई होती है। सेकंड है दोहरी गणना की संभावना। अगर एक बार में गलती होती है तो उसे दोबारा काउंट किया जाता है गणना, तो उसमें बहुत कठिनाई होती है। और मूल्य के मापने में कठिनाई, उसका मूल्य क्या है उसका मापने में इन लोगों को कठिनाई होती है। ओके, तो राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में हमको पहले हम आपको डेफिनेशन भी समझा, उसके बाद क्या क्या कठिनाइयाँ होती है वो भी हम आपको समझा दिए 3 पॉइंट में, 3 ही था इसका। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। मतलब आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है आय के साथ गरीबी का, वो क्वेश्चन हमको पूछा, हम उसका उत्तर देखते हैं। चलिए, आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तो गरीबी उतनी ही अधिक होगी, ये बात सही है। अगर कोई भी व्यक्ति कमाता नहीं है तो उससे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और लिखा हुआ है अधिक होगी और जीवन स्तर पर निम्न होगा। हम बोले हैं कि अगर वो पैसा नहीं कमाता है तो उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। लिखा हुआ भी है यहाँ आंसर में, उत्तर में, जीवन स्तर निम्न हो जाएगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं होगा क्योंकि वो तो कमा ही नहीं रहा। ओके, और इसके साथ ही गरीबी गरीबी को जन्म देगी। ओके, तो चलिए इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। ओके, और जिसका उदाहरण है यहाँ भी लिखे बिहार राज्य, इसका उदाहरण बिहार में गरीबी है अभी भी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर सब्जेक्ट या इसी टॉपिक पे आगे का लेसन का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे, या ऑब्जेक्टिव भी हम कुछ दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।